गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक से अपने इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे हैं इस पाठ के अंतर्गत यात्रियों के नज़रिए की। और अभी तक हमने अल्बेरूनी और इब्न बतूता के बारे में पढ़ा और आज हम फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे कि वो भारतीय समाज को किस नज़रिए से देखता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिस टाइम में फ़ारसवा बर्नियर भारत में आया था, उस टाइम में एक दूसरे देशों के साथ व्यापार जो है बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया था। और इससे पहले डच हैं, पुर्तगाली हैं, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ भी जो है भारत की यात्रा कर चुके थे। और यहाँ पर दिन प्रतिदिन जो है डच, अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों की यात्राएं क्या हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, लोगों की संख्याएं भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। जेसुइस्ट जेसुइस्ट जो लोग थे वो भी यहाँ पर क्या हो गए थे, आ रहे थे। थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता दूं, यहाँ पर जेसुइस्ट कौन थे। जेसुइस्ट जो है एक दल होता था जो विश्व में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करता था। ईसाई धर्म का क्या करता था, प्रचार करता था। तो उन लोगों के संघ को क्या बोला जाता, जेसुइस्ट बोला जाता था। ये पुर्तगाल से, स्पेन से या यूरोप के अन्य देशों से जो है विश्व के भिन्न भिन्न देशों में क्या है, फैले हुए थे। तो भारत के अंदर जो है पुर्तगालियों का आगमन हो गया था, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा ने जो है भारत के एक छोटे समुद्री मार्ग की क्या कर दी थी, खोज कर दी थी। और वास्को डी गामा ने, किसने की थी, वास्को डी गामा ने 1498 में। और किस का चक्कर काट के आया था, आशा अंतरीप का चक्कर काट करके वो भारत जो है भारत पहुंचा था। तो इससे क्या हो गया था, एक छोटे रास्ते का जो है पता लग गया था और यूरोप के लोग जो है भारत की तरफ क्या हो गए थे, आकर्षित हो गए थे। ये देखिए, जेसुइस्ट जो है रोबोटो नोबिली उस व्यक्ति का नाम है जिसने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में क्या किया, अनुवादित किया। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अनुवाद जो है वो कितना इम्पोर्टेंट था। उसके अलावा यूरोपीय लेखकों में दुआंते बरबोसा का नाम आता है, जिसने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में भी क्या है, लिखा है। और कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत आने वाले डच, अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में भारत आए थे, डच 1616 में भारत आए थे, और फ्रांसीसी 1664 में कहाँ पर आ गए थे, भारत में आ गए थे। जबकि जो पुर्तगाली है वो भारत में कब आ गए थे, 1498 में। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, बहुत बार पूछा जाता है। अंग्रेज़, डच और फ्रांसीसी, ये प्रश्न आ जाता है कि कौन कब जो है भारत के अंदर जो है व्यापार के नज़रिए से आया था। तो हमारे यहाँ पर यात्रियों की संख्या देखिए लगातार बढ़ रही थी फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस ने यहाँ पर अपनी कंपनी जो है स्थापित कर ली थी डुप्ले के नेतृत्व में। तो इसमें एक प्रसिद्ध नाम आता है फ्रांसीसी जोहरी। ये जो है हीरे और उसका व्यापार करता था, और उस आदमी का नाम था जो बेपिस्ट तवर्नियर। और कम से कम 6 बार इसने भारत की क्या की है, यात्रा की है। और भारत की जो यात्रा जो है व्यापारिक परिस्थितियों से बड़ा प्रभावित था, और उसकी तुलना इसने उस समय के ईरान और ओटोमन साम्राज्य से भी की है। इसमें से कई यात्री जैसे कि इतालवी चिकित्सक मन्नुकी, ये भी जो है यूरोप वापस नहीं गया और भारत में ही क्या हो गया था, बस गया था। ये भी यहाँ पर जो है आया है, कई बार ये प्रश्न आ जाता है, तो आप इसको राइट डाउन भी करेंगे और इसको अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। और जो फ्रांस का रहने वाला जो फ्रांसवा जो बर्नियर था, ये प्रश्न बहुत बार आता है, वो एक चिकित्सक भी था, एक राजनीतिक दार्शनिक भी था और एक इतिहासकार भी था। और कई लोगों की तरह वह मुगल साम्राज्य के अंदर भी जो अवसर की किस में आया था, तलाश में कि उसे यहाँ पर कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। और लगभग 1200 वर्षों तक, कई बार ये प्रश्न आता है कि वो कितने साल तक जो है मुगल दरबार में रहा, तो 12 वर्ष तक रहा था, 1656 से लेकर के 1668 तक। और मुगल दरबार के अंदर ये शाहजहाँ का जो बेटा था दारा, उसका चिकित्सक था, उसका क्या था, चिकित्सक। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि किस मुगल शासक के बेटे के चिकित्सक के रूप में इसने काम किया, तो किसके रूप में काम किया था, दारा शिको के बारे में। इसके अलावा मुगल दरबार के एक आर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ साथ एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में भी इसका क्या होता है, नाम लिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, पूर्व और पश्चिम की तुलना। ये एक इसका गुण था कि फ्रांसवा बर्नियर यूरोप के अंदर जो भी कोई चीज़ मिलती थी उसको वो फ्रांस यानी कि यूरोपीय देशों से क्या करता था, उसकी तुलना करता था। ये देखिए, बर्नियर ने जो है भारत के बहुत भागों की क्या की, यात्रा की, जो कुछ देखा उसके विवरण उसने लिखे।
और सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। ये इसका एक बहुत बड़ा अवगुण भी माना गया था कि ये हर चीज़ को यूरोपीय तर्ज पर देखता था कि वहाँ के शहर बहुत विकसित है, यहाँ के शहर विकसित नहीं है, यहाँ जाति व्यवस्था ज़्यादा है, वहाँ पर इतनी नहीं है, यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो गिरा हुआ है, या हम कह सकते हैं जीवन स्तर जो है निम्न स्तर का है, वहाँ का जो है ऊंचा है। तो जब वो फ्रांस गया तो उसने अपनी जो प्रमुख जो कृति थी उसको फ्रांस के शासक लुई किसको भेंट की, 14वें को। और उसने कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारी और मंत्रियों को पत्र के रूप में भी लिखे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत जो बर्नियर ने लिखा वो भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में क्या बताता है, दयनीय। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी ये आदत थी कि आलोचनात्मक जो तुलना करता था वो हमेशा किससे करता था, यूरोप से करता था। और उस यूरोप से करने के बाद जो इसके जो वृत्तांत थे ये सबसे ज़्यादा जो है प्रकाशित हुए। ये देखिए फ्रांस, बर्नियर के जो कार्य फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुए। उसके अगले 5 वर्षों में अंग्रेजी में, डच में, जर्मन में और इतालवी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। 1670 से 1725 के बीच में इसके वृत्तांत फ्रांसीसी भाषा में 8 बार पुनर्मुद्रित हुए और 1684 में 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित किया गया। तो अरबी और फारसी वृत्तांतों जिनका प्रचार जो हस्तलिपियों के रूप में होता था 1800 से पहले सामान्य रूप से क्या नहीं होते थे, प्रकाशित नहीं होते थे। और ये पूरी तरह से उसके क्या था, विपरीत था कि उसने जो कुछ भी यहाँ से सीखा, जो कुछ भी उसने यहाँ से प्राप्त किया, उन सबको अगर किसी भी अगर हम यूरोपियन अगर लेखक को अगर देखते हैं, यात्री को देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है प्रकाशित इसके ग्रंथ हुए हैं, किसके, बर्नियर के। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है एक अपरिचित संसार की समझ, अल्बेरूनी और संस्कृतवादी परंपरा। कि जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते उसको हम समझने का प्रयत्न किससे करेंगे, या तो वहाँ की जो संस्कृति है उससे, या यहाँ के जो ग्रंथ होते हैं उससे। तो अल्बेरूनी ने संस्कृतवादी जो परंपरा थी भारत में उसका सहारा लिया। ये उसका एक सबसे बड़ा अवगुण माना गया था। अल्बेरूनी का ये सबसे बड़ा क्या था, अवगुण था कि उसने संस्कृतवादी जो परंपराएं, जो वेदों के अंदर जो लिखा हुआ था उसी के ऊपर अपने आप को क्या कर लिया था, आश्रित कर लिया था। तो अपरिचित जो संसार है वो अवरोध पैदा करता है। अवरोध कैसे पैदा हो जाता है, सबसे पहला जो अवरोध आता है वो भाषा का। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, देखिए, क्योंकि उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। पहला अवरोध है ये। किसी भी दूसरे स्थान पर जब हम जाते हैं वहाँ को अगर हमें समझना पड़ता है तो उसके लिए हमें बहुत अलग विधि क्या करनी पड़ती है, अपनानी पड़ती है। और उसके अंदर जो उन चीज़ों को समझने में जो हमारे सामने समस्याएं आती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अवरोध कहते हैं। तो फर्स्ट अवरोध तो ये था। दूसरा जो अवरोध था इसके सामने वो था जो धार्मिक विभिन्नता है भारत में, क्या मिलती है उसको, धार्मिक जो अवस्था थी भारत में, जो प्रथाएं थी उनमें क्या थी, भिन्नता थी। और तीसरा बात ये थी कि ये विद्वान था इसलिए इसको क्या था, अभिमान था, कि उसको यूँ लगता था कि उसे हर समस्या की क्या है, जानकारी है। लेकिन जानकारी होने के बाद भी अल्बेरूनी जो है लगभग पूरी तरीके से किन ग्रंथों पर निर्भर था, ब्राह्मणों के जो रचित ग्रंथ हैं उनके ऊपर। और वो कौन से ग्रंथ थे, वेद थे, पुराण थे, भगवत गीता थी, या पतंजलि की जो कृतियाँ थी, या मनुस्मृति से जो अंश क्या किए गए थे, उद्धृत किए गए थे। ये उसके सामने जो है अवरोध थे। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अल्बेरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। अल्बेरूनी ने कहा था कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वो कहाँ पर है, फारस में भी है। कहाँ पर है, फारस में भी है। कि फारस के अंदर भी उसमें कितने वर्ग थे, 4 वर्ग थे। जैसे भारत में 4 वर्ग उसने ब्राह्मण ग्रंथों में पढ़े ना, कौन कौन से थे, क्षत्रिय, रिपीट कर देता हूँ मैं दोबारा आपको, फर्स्ट, दोबारा जो हम इसको जो है रिपीट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास कौन सा आता है, ब्राह्मण पहला वर्ग होता था। दूसरा कौन सा होता था, क्षत्रिय होता था। तीसरा हमारे पास कौन सा होता था, वैश्य होता था। और चौथा हमारे पास क्या होता था, शूद्र। और एक और भी था अन्य वर्ग, चांडाल। ये थे। तो उसने कहा था कि भारतीयों का ही जाति व्यवस्था के ऊपर जो है क्या नहीं है, पकड़ नहीं है, या ये भारतीयों की ही देन नहीं है समाज में। उसने कहा था, ये देखिए, कि फारस के अंदर भी 4 सामाजिक वर्ग थे। पहला घुड़सवार और शासक वर्ग, रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ, पहला वर्ग कौन था, घुड़सवार और शासक वर्ग। दूसरे में कौन आता था, अनुष्ठानिक जो पुरोहित थे और चिकित्सक आते थे।
तीसरे में कौन आता था? खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक आते थे। और चौथे में कौन आता था? कृषक। और कौन आते थे? शिल्पकार। तो कहता था, वो ये बताने का प्रयत्न कर रहा था, यहाँ देखिए, कि जो सामाजिक वर्ग है वो केवल भारत तक ही क्या नहीं है, सीमित नहीं है। उसने ये दर्शाया यहाँ पर कि इस्लाम के अंदर सभी लोगों को क्या माना जाता है? समान माना जाता है। और उनमें केवल भिन्नताएं जो है वो क्या होती है? धार्मिकता के पालन में होती है। तो उसने जो जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने जो भारत के अंदर फैलाई थी, उसको मानने से इनकार भी कर दिया था, ये देखिए। क्योंकि उसने कहा था कि आप ये कहते कि शूद्र जो है अपवित्र होते हैं, तो उसने कहा था कि हर वस्तु जो एक बार अपवित्र हो जाती है वो दोबारा पवित्रता को प्राप्त करने के लिए क्या करती है? संघर्ष करती है। और वो अपनी उसी स्थिति को दोबारा क्या कर लेती है? पा लेती है। जैसे हवा हमारी प्रदूषित हो जाती है तो सूर्य उस हवा को क्या कर देता है? स्वच्छ कर देता है। फिर उसने बताया कि समुद्र के पानी में नमक होता है, वो उस पानी को गंदा होने से क्या करता है? बचाता है। उसने बताया था ये कि ये चीज़ें जो हैं प्राकृतिक है, नेचुरल है। कोई भी वस्तु जो अपवित्र हो जाती है वो अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का क्या करती है? प्रयास करती है। तो ब्राह्मणों ने जो अपवित्रता की जो व्याख्या की है उसको इसने मानने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। ये देखिए, उसने कहा ये बात कि अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी के ऊपर जीवन क्या नहीं होता? संभव ही नहीं होता। उसके अनुसार जो जाति व्यवस्था में सन्निहित है पवित्रता की अवधारणा है वो प्रकृति के नियमों के क्या है? विरुद्ध है। ये देखिए, उसने बताया, देखिए, कि जाति व्यवस्था के विषय में अल्बेरूनी का विवरण जो संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरीके से क्या था? प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का क्या किया गया था? प्रतिपादन। लेकिन वास्तविक जीवन में व्यवस्था इतनी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अंत्यज यानी कि शाब्दिक रूप से व्यवस्था से परे नामक श्रेणियों में सामान्यतः ये उपेक्षा की जाती थी, वे किसानों और जमींदारों के लिए क्या उपलब्ध करवाए? सस्ता श्रम उपलब्ध करवाए। ब्राह्मणों ने यह बताया था कि ये जो एक अन्य वर्ग जो हमने निकाला है उसका काम था कि ताकि सस्ता वर्ग क्या हो जाए? उपलब्ध हो जाए। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में क्या किया जाता था? शामिल किया जाता था। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है, अब हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि जो इब्न बतूता था उसके अनजाने को जानने की उत्कंठा, जिस चीज़ के बारे में उसे नॉलेज नहीं थी उसको जानने की जो है उसकी इच्छा होती थी। तो जब इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आया था 14वीं शताब्दी में, यानी कि 1333 ईस्वी में, उस टाइम तक जो है पूरे विश्व के जो देश है वो एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़ गए थे? संचार तंत्र का क्या बन गए थे? हिस्सा। यानी कि पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में अफ्रीका, यूरोप तक फैला हुआ था। और इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्या की थी? यात्राएं की थी। उसने क्या क्या चीज़ देखी यहाँ पर? फर्स्ट, पूजा स्थलों को देखा, विद्वानों से मिला, वो शासकों के साथ उसने समय बिताया, काजी के पद पर भी वो रहा, और शहरी जो केंद्रों की जो विश्ववादी व्यवस्था थी उसको भी उसने देखने का क्या किया? प्रयत्न किया। और यहाँ पर वो अरबी भाषा बोलने वाले, फारसी भाषा बोलने वाले, तुर्की और अन्य भाषाएं बोलने वाले लोगों से उसने विचार भी हासिल किए, सूचनाएं और उपख्यानों का भी क्या किया? उसने आदान और प्रदान किया। और उसने कहा कि धर्मनिष्ठता के लिए जो है राजा जो है निर्दयी भी हो सकता था और क्या हो सकता था? दयावान। दोनों गुण उसके अंदर जो है हो सकते थे। उन्होंने अपनी जो कहानियां थी उसमें पुरुषों और महिलाओं के जीवन को भी क्या किया था? शामिल किया था। जो कुछ भी अपरिचित था उसे विशेष रूप से उसने क्या किया? रेखांकित किया भी। इस चीज़ के बारे में मैं नहीं जानता था, और वो दोनों चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी। ना तो ये पान के बारे में जानता था और ना ही किसके बारे में जानता था? नारियल के बारे में जानता था। अब ये बताएगा वहाँ पर, तो वो पॉइंट अब हमारे पास हमारा आ रहा है कि नारियल और पान, किन चीज़ों के बारे में ये व्यक्ति नहीं जानता था? नारियल और पान के बारे में। ये देखिए, उसने बताया है कि जिससे इब्न बतूता के चित्रण की विधियों में कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों से मिलते हैं जिससे वह नारियल और पान, दो वानस्पतिक जो उपज है जिससे उनके पाठक पूरी तरीके से क्या थे? अपरिचित थे, उनका क्या करता है? वर्णन करता है। ये देखिए, उसने बताया भी है यहाँ हास्य रूप में। ये देखिए कि नारियल का जो है वर्णन इब्न बतूता ने जो है किस रूप में किया है। आप ये देखिए कि उसे एक ऐसा फल मिला था, ठीक है, जिसके मानव सिर से मेल खाता था, उसकी दो आँख थी, एक मुख थी, अंदर हरा होने पर भी मस्तिष्क जैसा वो दिखता था, उसका रेशा बालों जैसा क्या करता था? दिखाई देता था। इन सारे के बारे में इब्न बतूता ने क्या किया है? बताया है। उसके बाद जो है इब्न बतूता जो है वो भारतीय शहरों के बारे में क्या जानता था, उसके बारे में भी उसने लिखने का क्या किया है? प्रयत्न
किया है, तो उसने बताया कि जो भारत के जो शहर हैं वो बहुत ही समृद्ध हैं, बहुत ही क्या है, समृद्ध हैं। उनकी आबादी क्या है, बहुत घनी है। और जिस व्यक्ति के पास कौशल है, जिस व्यक्ति के पास क्या है, कौशल है, साधन है या इच्छा है, तो वो बहुत कुछ इन शहरों से क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। और उसने फिर एक चीज़ और भी बताई कि सिर्फ एक ही चीज़ की प्रॉब्लम्स है, जब युद्ध और अन्य अभियान लड़े जाते हैं तब इनका विध्वंस हो जाता है। ये देखिए, कोई भी व्यक्ति इच्छा और साधन और कौशल है, तो ये जो शहर थे वो घनी आबादी वाले थे, समृद्ध भी थे। और इनकी जो सड़कें थी वो क्या थी, भीड़ भाड़ वाली थी, चमक दमक वाले थे, बाजार इनके क्या थे, रंगीन थे। ये प्रश्न आ जाता है कई बार कि भारतीय शहरों का जो है किस प्रकार इबन बतूता ने जो है चित्रण किया है। एक प्रश्न पीछे हमारा कवर हो गया कि कौन सी चीज़ें जो उसे बड़ी चमत्कारी लगती थी, पान और उसके बारे में। इसके अलावा पीछे भी हमारा एक प्रश्न कवर हुआ कि अलबेरूनी के सामने कौन कौन सी जो है समस्याएं जो आई जब वो भारतीय ग्रंथों का क्या कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। तो यहाँ पर एक हमारा प्रश्न शुरू हो गया है कि इबन बतूता और भारतीय शहरों के बारे में उसकी क्या राय थी। तो उसने बताया भी, ये देखिए, कि दिल्ली को एक बहुत बड़ा शहर मानता था, और इसके बाद उसने दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है उसको भी जो है कम नहीं माना। उसने कहा कि वो उस टाइम में दिल्ली के आकार को क्या देता था, चुनौती देता था। तो ये उसने जो है भारतीय शहरों के बारे में क्या किया है, लिखा है। फिर उसने भारत के अंदर जो कपड़ा बनता था, ये देखिए, उसके बारे में भी लिखा है कि बाजार का की जो मात्रा थी वो आर्थिक विनिमय के स्थान पर ही नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का भी क्या होता था, केंद्र। क्योंकि शहर के अंदर एक मस्जिद होती थी और एक क्या होता था, मंदिर होता था। और उन्हीं मंदिरों के अंदर जो है नर्तक रहते थे, संगीतकार रहते थे, और गायक भी जो है सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए जो है स्थान बनाए हुए थे। इबन बतूता शहरों की समृद्धि की बारे में अधिक रुचि नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि शहर के अंदर जो संपत्ति आती है वो गांव से जो अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त होती है। क्योंकि गांव अगर समृद्ध होंगे तो वही लोग जो है शहरों में आकर बसेंगे, वही लोग शहरों से जो है वस्तुओं को क्या करके लेके जाएंगे, खरीद के लेके जाएंगे। तो उसने बताया कि जो ये भारतीय जो शहर इतने समृद्ध है उसका कारण क्या है, कृषि का उत्पादनकारी होना। कि भारत की खेती जो है वो बहुत उत्पादनकारी, और यहाँ की मिट्टी क्या है, बहुत उपजाऊ है। इसलिए किसान जो है साल के अंदर कितनी फसलें लेते हैं, दो दो लेते हैं। और इसी कारण जो है व्यापार और वाणिज्य से जो है एशिया जो है अन्य महाद्वीपों से भी क्या हुआ है, जुड़ा है। और भारतीय माल जो है वो मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में उसकी क्या होती थी, बहुत मांग थी। और जो भारतीय जो शिल्पकार थे और व्यापारी यहाँ पर जो व्यापार से क्या करते थे, बहुत ज़्यादा मुनाफा जो है कमाते थे। और ये मुनाफा किसका होता था, ग्रामीण क्षेत्र के जमींदार, किसान और मजदूरों का। उसने बताया कि विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, ये आपको सामने दिखाई दे रही है, जरी, रेशम और साटन की जो अत्यधिक मांग थी। और इबन बतूता में बताता है कि महीन मलमल की जो कई किस्में तो इतनी महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग और धनाढ़ लोग ही क्या कर सकते थे, पहन सकते थे। एक गरीब व्यक्ति जो है उसको क्या नहीं कर सकता था, पहन नहीं सकता था। और इसी व्यापार की वजह से भारतीय जो शहर थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, विकसित थे। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है कि इबन बतूता को संचार की जो प्रणाली है वो भारत की, वो भी बहुत क्या लगी थी, अनूठी लगी। उसने देखा कि जो यात्रा मैंने 50 दिन में पूरी की है, वहाँ पर राजा का संदेश जो है वो कितने दिन में पहुँच जाता है, मात्र 5 दिन में। ये देखिए, यानी कि उसने कहा कि सिंध से दिल्ली की यात्रा में करने में कितने दिन लगते हैं, 50, लेकिन सुल्तान के गुप्तचर वहाँ पर कितने दिन में पहुँच जाते हैं, 5 दिन में। इस कार्यकुशलता को, ये जो डाक प्रणाली थी उसकी कार्यकुशलता को देखकर वो क्या हो गया, चकित हो गया कि व्यापारी न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना भी क्या था, संभव था। और अल्प सूचना पर भी माल भेजा जा सकता था। उसके लिए व्यापारिक मार्गों पर राजा ने किसका निर्माण करवाया हुआ था, सराय का और विश्राम घरों का, ताकि आने जाने वाले लोग, व्यापारी वहाँ पर क्या कर सके, आराम कर सके। और उन सरायों की जो है सुरक्षा भी की जाती थी। क्या की जाती थी, सुरक्षा भी जो है की जाती थी। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ शुरू हो रहा है, ये देखिए, ये बिल्कुल याद रखिएगा आप। कई बार आ जाता है कि कोझिकोड कहाँ स्थित है, तो केरल के अंदर जो कालीकट है उसका आधुनिक नाम ही क्या है, कोझिकोड है। और इस बंदरगाह की प्रशंसा किसने की थी, अब्दुल रजाक ने। ये दोनों पर्सन बड़े ही क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट आता है वो आ जाता है यहाँ पर बर्नियर और अपविकसित पूर्व। और इसके बारे में हम अपनी आगे की क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।